नमस्कार। हिस्ट्री के एग्जाम्स में डेट्स और नाम याद करते करते थक गए हैं। चलिए आज ब्रिटिश राज के आखिरी कुछ सालों को एक अलग नजरिए से समझते हैं। ये सिर्फ वाइसरॉयज की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक हाई स्टेक्स चेस गेम की तरह है। एक तरफ ब्रिटिश वाइसरॉय की चाल और दूसरी तरफ इंडियन फ्रीडम फाइटर्स का जवाब। हर एक्शन का एक रिएक्शन जिसने भारत की आज़ादी का पूरा प्लॉट ही बदल कर रख दिया। तो सबसे पहला सवाल, ये वाइसरॉय करता क्या था? क्या उसका काम सिर्फ लंदन में बैठे अपने बॉस से ऑर्डर लेकर यहां सुना देना था, एक पोस्टमैन की तरह? या फिर मामला इससे कहीं ज्यादा पेचीदा था? इसी सवाल के जवाब में आज़ादी की लड़ाई के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट्स छिपे हुए हैं। असल में वाइसरॉय होना एक रस्सी पर चलने जैसा था, बड़ा मुश्किल काम। एक तरफ से लंदन का दबाव था कि ब्रिटिश एम्पायर की हुकूमत और शान बनी रहे, कंट्रोल बना रहे, और दूसरी तरफ करोड़ों भारतीय थे जिनके दिलों में आज़ादी की आग हर गुजरते दिन के साथ और तेज होती जा रही थी। इसी बैलेंस को बनाए रखना उनका सबसे बड़ा चैलेंज था। चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं लॉर्ड रीडिंग के दौर से। उनका टाइम एक बहुत बड़े तूफान के बाद की खामोशी जैसा था। महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट रुक चुका था, लेकिन इसी खामोशी में आगे आने वाले तूफानों के बीज बोए जा रहे थे। तो ये हैं लॉर्ड रीडिंग। अब इनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रुकने से जो एक खालीपन आ गया था पॉलिटिक्स में, उसे कैसे भरा जाए। पूरे देश की जो एनर्जी एक साथ एक दिशा में चल रही थी, वो अचानक से बिखर गई थी। अब सवाल ये था कि ये एनर्जी जाएगी कहाँ। तो ब्रिटिश एक्शन से पहले बात करते हैं एक बहुत बड़े इंडियन डिसीजन की। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा में एक हिंसक घटना हुई। गांधी जी, जो अहिंसा के इतने बड़े समर्थक थे, वो इस घटना से इतने दुखी हुए कि उन्होंने इतना बड़ा पूरे देश का आंदोलन एक झटके में वापस ले लिया। यही वो टर्निंग पॉइंट था जिसने सब कुछ बदल दिया। और इसका रिएक्शन देखिए। आंदोलन रुकते ही आज़ादी की लड़ाई 3 अलग अलग पटरियों पर दौड़ने लगी। पहली, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने स्वराज पार्टी बनाई। उनका कॉन्सेप्ट था, अंग्रेजों के सिस्टम से बाहर रहकर नहीं, सिस्टम के अंदर घुसकर लड़ेंगे। दूसरी पटरी थी क्रांतिकारियों की, जैसे रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान, जिन्होंने 1925 में काकोरी ट्रेन एक्शन को अंजाम दिया। उनका मानना था कि आज़ादी मांगने से नहीं, छीनने से मिलेगी। और तीसरी, एक दुखद पटरी थी बढ़ते हुए सांप्रदायिक तनाव की, जो मोपला विद्रोह जैसी घटनाओं में साफ दिख रहा था। लॉर्ड रीडिंग के बाद आते हैं लॉर्ड इरविन, और इनका दौर तो भाई किसी हाई वोल्टेज फिल्म जैसा है। पहले जबरदस्त टकराव, फिर एक नाटकीय समझौता। यहां से आज़ादी की लड़ाई का गियर ही बदल गया। तो ये हैं लॉर्ड इरविन। इनके टाइम पर ब्रिटिश राज और इंडियन नेशनलिस्ट्स के बीच का टकराव एकदम पीक पर पहुंच गया। लेकिन इसी दौर में पहली बार ब्रिटिश वाइसरॉय और भारत के नेता यानी गांधी जी एक टेबल पर बराबरी से बैठे। अब बात करते हैं ब्रिटिश एक्शन की। 1927 में साइमन कमीशन का आना, मतलब कॉन्सेप्ट ही गलत था इसका। सोचकर देखिए, आपके घर का भविष्य क्या होगा ये तय करने 7 पड़ोसी आ जाएं और आपसे पूछा तक ना जाए। बस यही हुआ। भारत का संवैधानिक भविष्य तय करने वाली कमिटी में एक भी भारतीय नहीं था। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव नहीं, ये एक नेशनल इंसल्ट थी। और इस बेइज्जती का जवाब पूरे देश ने एक साथ दिया। हर गली, हर शहर से बस एक ही आवाज गूंजी, साइमन गो बैक। इस विरोध ने बिखरी हुई राष्ट्रवादी ऊर्जा को फिर से एक कर दिया। कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सब इसके खिलाफ एक साथ खड़े थे। लेकिन इन विरोध प्रदर्शनों की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। लाहौर में शेर पंजाब लाला लाजपत राय पर हुए लाठीचार्ज में उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी शहादत हो गई। उनके आखिरी शब्द थे कि उनके शरीर पर पड़ी हर लाठी ब्रिटिश राज के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। इस घटना ने भगत सिंह जैसे नौजवानों के खून में उबाल ला दिया। लाला जी की शहादत के बाद कांग्रेस ने भी अब समझौते का रास्ता छोड़ दिया। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लक्ष्य ही बदल दिया गया। पहले कांग्रेस डोमिनियन स्टेटस मांग रही थी, मतलब ब्रिटिश राज के अंदर रहते हुए स्वशासन। लेकिन अब उन्होंने पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस का ऐलान कर दिया। अब बात साफ थी, पूरी आज़ादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। और पूर्ण स्वराज के इस ऐलान को हकीकत में बदलने के लिए शुरू हुआ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 12 मार्च 1930 गांधी जी ने नमक जैसी मामूली चीज को आज़ादी का प्रतीक बनाकर दांडी मार्च शुरू किया। ये इतना पावरफुल मूवमेंट बना कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन हिल गया और वाइसरॉय इरविन को समझ आ गया कि गांधी को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
इसका नतीजा था 1931 का गांधी-इरविन पैक्ट। चलिए इसको आराम से समझते हैं। ब्रिटिश सरकार ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और नमक बनाने का हक देने की बात मानी। बदले में कांग्रेस ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रोकने और लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शामिल होने की हामी भरी। ये जीत या हार नहीं थी, ये एक स्ट्रैटेजिक टाइम आउट था, जहां कांग्रेस ने पहली बार ब्रिटिश राज से बराबरी के स्तर पर बात की। लेकिन इस समझौते पर एक बहुत काला साया था। पैक्ट साइन होने के ठीक 18 दिन बाद 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। पूरा देश चाहता था कि गांधी जी इनकी सजा माफ करवाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस बात ने देश के नौजवानों में गुस्सा भर दिया और ये आज तक भारतीय इतिहास का एक बेहद भावुक और विवादित विषय। अब हम आज़ादी से ठीक पहले के आखिरी और सबसे तूफानी दशक में एंटर कर रहे हैं। यहाँ दो वाइसरॉयज आते हैं, लॉर्ड विलिंगटन और लॉर्ड लिनलिथगो, और बैकग्राउंड में आग लगा रहा है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। इरविन के बाद आए लॉर्ड विलिंगटन, जिनका रवैया बिल्कुल उल्टा था। वो किसी भी तरह के समझौते के मूड में थे ही नहीं। उनका मिशन साफ था, कांग्रेस और गांधी के बढ़ते असर को पूरी ताकत से कुचल देना। तो जो एक शांति का दौर आया था वो खत्म हो चुका था, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। लंदन में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गई। गांधी जी खाली हाथ लौटे और आते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन इस बार विलिंगटन पूरी तरह तैयार थे। उन्होंने लाखों लोगों को जेल में डाल दिया और आंदोलन पर इतना क्रूर क्रैकडाउन किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। इसी सख्ती के बीच अंग्रेजों ने एक बहुत लंबा चौड़ा कानून पास किया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। इसने प्रांतीय स्तर पर भारतीयों को काफी पावर दी और पहली बार चुनाव भी हुए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि केंद्र में यानी डिफेंस और फाइनेंस जैसे जरूरी मामलों में सारा कंट्रोल अभी भी वाइसरॉय के पास ही था। ये एक ऐसी गाड़ी की तरह थी जिसका एक्सीलरेटर तो इंडियन मिनिस्टर्स के पास था, लेकिन ब्रेक और स्टीयरिंग व्हील वाइसरॉय के हाथ में। विलिंगटन के बाद आए लॉर्ड लिनलिथगो, जिनका वाइसरॉय के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल रहा, और उनका तो पूरा का पूरा कार्यकाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के साये में ही बीता। यही वो जंग थी जिसने ब्रिटेन को इतना कमजोर कर दिया कि उनके लिए भारत पर राज करना नामुमकिन हो गया। इस टाइमलाइन को ध्यान से देखिए, ये क्विट इंडिया तक का पूरा बिल्डअप है। 1939 में लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं से पूछे भारत को वर्ल्ड वॉर II में धकेल दिया। इसके विरोध में कांग्रेस की सभी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया। जैसे ही कांग्रेस ने पॉलिटिकल स्पेस खाली किया, मुस्लिम लीग ने 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन पास करके एक अलग देश की मांग सामने रख दी। 1942 में आखिरी कोशिश के तौर पर क्रिप्स मिशन आया, पर वो भी फेल हो गया। अब कांग्रेस के पास करो या मरो के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। और तब शुरू हुआ आज़ादी का आखिरी जन आंदोलन, द क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक लीडरलेस विद्रोह था, क्योंकि शुरू होते ही गांधी जी समेत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर भी पूरे देश ने करो या मरो के नारे को अपना लिया और आज़ादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इस आखिरी दौर के जो नतीजे थे वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे। एक तरफ अंग्रेजों ने इस आंदोलन को कुचलने में अपनी पूरी ताकत लगा दी, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने डिवाइड एंड क्विट का नारा दिया, जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई और गहरी हो गई। और इस सब के बीच अंग्रेजों के युद्धकालीन नीतियों की वजह से 1943 में बंगाल का वो भयानक अकाल पड़ा, जिसमें 30 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। तो आखिर में एक सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, क्या सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने ब्रिटेन को कमजोर करके हमारी आज़ादी की रफ्तार बढ़ा दी, या फिर उसी जंग के दौरान जो पॉलिटिकल समीकरण बदले उन्होंने हमें बंटवारे की